A very big hello to all the students. Welcome to Wings IS. आज हम आपके लिए एक न्यू सीरीज लाए हैं, द हिंदू एनालिसिस। करंट अफेयर्स डिस्कशन आज से हमारी शुरू होगी एंड द हिंदू हम रोजाना कवर करेंगे। बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये आपकी प्रिपरेशन के लिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और जेकेपीएससी का जो जेकेएस एग्जामिनेशन है उसके लिए आपके लिए उसमें आपके लिए ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल सीरीज होने वाली है। आप बस मेरे साथ बने रहिए एंड हम टॉपिक बाय टॉपिक सेगमेंट बाय सेगमेंट डिस्कस करेंगे बहुत ही एनर्जेटिक वे में एंड बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियो रहने वाला है। सो लेट्स बिगिन। स्टार्ट हम करते हैं एक मोटिवेशनल कोट से। इट इजंट वेयर यू कम फ्रॉम, इट्स वेयर यू आर गोइंग दैट काउंट्स। मतलब ये मायने नहीं रखता कि आप कहां से आए हैं, बल्कि ये मायने रखता है कि आप कहां जाना चाहते हैं, आप कहां जा रहे हैं। सो योर गोल्स एंड योर एम्बिशंस आर व्हाट काउंट्स rather than where you are coming from। ठीक है, सो एक ब्यूटीफुल से कोट से हम अब आगे अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स मुझसे करते हैं कि सर न्यूज़पेपर हमें पढ़ना क्यों है, वाई वी नीड टू स्टडी द न्यूज़पेपर। क्या जरूरत है कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ना पड़े, बुक्स कम है? बुक्स इतनी सारी हम पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, जो भी बुक्स मार्केट्स में आ रही हैं हम वो पढ़ रहे हैं, बट न्यूज़पेपर क्यों पढ़े हम? एक एडिशनल इतना बोरिंग होता है, एक तो लोगों को लगता है कि इतना बोरिंग न्यूज़पेपर है, ज्यादा पिक्चर्स नहीं होती, तो न्यूज़पेपर क्यों हम पढ़ें? सो बेटा अब मैं आपको बता देता हूं कि न्यूज़पेपर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, सबसे पहली चीज, इट कवर्स योर स्टैटिक एंड करंट पोर्शन। लोग कहते हैं कि करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर पढ़ लो, बट इट्स रॉन्ग। आप अपने स्टैटिक को इंप्रूव करने के लिए भी न्यूज़पेपर पढ़िए। फॉर एग्जाम्पल आज के न्यूज़पेपर में, जैसे मैं आपको अभी दिखा देता हूं, देखो आज के न्यूज़पेपर में दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट वर्सेस सेंटर एंड दिल्ली गवर्नमेंट वर्सेस लेजिस्लेटिव गवर्नर आया है। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, सॉरी, दिल्ली गवर्नमेंट वर्सेस लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड दिल्ली गवर्नमेंट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट आया है। इसमें स्टैटिक पोर्शन भी कवर हो रहा है एंड करंट पोर्शन भी कवर हो रहा है। बोथ पोर्शंस आर गेटिंग कवर्ड इन दिस टॉपिक इन न्यूज़पेपर। सो न्यूज़पेपर इज नॉट जस्ट फॉर योर करंट अफेयर्स, रादर आपकी स्टैटिक को भी इंप्रूव करता है एंड करंट को भी इंप्रूव करता है। ओके, अनदर इज डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्री और मेंस आप उठा के देख लो, करंट अफेयर्स से तो प्री आजकल मेजॉरिटी है एंड मेंस में भी मेजॉरिटी करंट अफेयर्स डोमिनेटेड है। सो व्हाई नॉट टू रीड न्यूज़पेपर्स? न्यूज़पेपर्स तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बन गए, बुक से भी ज्यादा। सो न्यूज़पेपर्स आर वेरी वेरी एसेंशियल। ठीक है, एंड ऑल्सो सबसे बड़ी बात, आपके प्रीलिम्स के सिलेबस अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको टॉपिक दिखेगा करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। जो आपके करंट इवेंट्स चल रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, वो न्यूज़पेपर में कवर होते हैं। सो न्यूज़पेपर आपने जरूर पढ़ना है बेटा। ठीक है, अब पर्सनालिटी टेस्ट में आ जाओ, जो थर्ड स्टेज है। पहले प्री करोगे, फिर मेंस करोगे, देन पर्सनालिटी टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं न्यूज़पेपर्स में से। न्यूज़पेपर मींस करंट एंड स्टैटिक। ठीक है, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे दिल्ली में चीफ मिनिस्टर वर्सेस लेफ्टिनेंट गवर्नर चल रहा है, इंटरव्यू अगर चल रहा हुआ यूपीएससी का या जेकेपीएससी का, उसमें डायरेक्टली पूछ लेंगे कि बताइए आपका क्या ओपिनियन है इस टसल में, आप अपना ओपिनियन बताइए। तो ओपिनियन कहां से फॉर्म होगा? न्यूज़पेपर से। ठीक है, सो न्यूज़पेपर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो न्यूज़पेपर किस में हेल्प करता है? आपके थॉट प्रोसेस को डेवलप करने में। सोचना सीखते हो न्यूज़पेपर पढ़ के। बड़े बड़े लोगों के एडिटोरियल्स पढ़ोगे, बहुत ही अकॉम्प्लिस्ड जेएनयू के प्रोफेसर्स या ब्यूरोक्रेट्स या बहुत रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स, उनके आप एडिटोरियल पढ़ोगे तो आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होगा। ओके, एंड एक और पॉइंट जो बहुत लोग मिस कर देते हैं कि न्यूज़पेपर से क्या बेनिफिट होता है, आपकी वोकैबुलरी, ग्रामर और लैंग्वेज इंप्रूव होती है बेटा। ठीक है, वोकैबुलरी, ग्रामर और लैंग्वेज इंप्रूव होती है आपकी। वोकैबुलरी मींस न्यू न्यू वर्ड सीखते हो आप, न्यूज़पेपर पढ़ते हो। देखो आप ना 10 दिन रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ के देखो, आपको अपनी भाषा में चेंज आना दिखता मतलब चेंज आता दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है,
ग्रामर आपकी इंप्रूव होगी, आपको पता चल जाएगा करेक्ट करेक्ट वर्ड्स कैसे यूज करने हैं, कहाँ कहाँ यूज करने हैं। लैंग्वेज आपकी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं, जैसे आप लिखते हैं, रिटन एक्सप्रेशन, वोकैबलरी, योर वोकल एक्सप्रेशन, इट विल इंप्रूव, ठीक है। सो ये तो बेनिफिट्स बहुत ज्यादा हो गए। बट एक और बेनिफिट है बेटा, मेंस एग्जाम जो है आपका, वो मोस्टली करंट अफेयर्स बेस्ड होता है। जो आपका मेंस एग्जाम पूछा जाता है वो करंट अफेयर्स से इतना ज्यादा पूछा जाता है कि आप जीएस 2 और 3 निकाल के देख लो, इतना ज्यादा करंट अफेयर्स डोमिनेशन दिखेगा कि न्यूज़पेपर्स के बगैर तो वो आप कर ही नहीं सकते। सो इसलिए न्यूज़पेपर इज वेरी 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 एसेंशियल। एंड हम क्या करने वाले हैं, हम डेली बेसिस पे अब न्यूज़पेपर को कवर करेंगे। आप सुबह न्यूज़पेपर पढ़ें, उसके बाद हमारी वीडियो देखें, या फिर आप उल्टा भी कर सकते हैं, पहले हमारी वीडियो देखें देन न्यूज़पेपर पढ़ें, तब आपको ज्यादा हेल्प होगी। बिकॉज वीडियो देख के आपको पता चल जाएगा क्या क्या पढ़ना है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट। न्यूज़पेपर पढ़ोगे डायरेक्टली उन एडिटोरियल्स पे जंप करना, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। सो इस तरह से आप इस सीरीज को पूरा जो हम चलाने वाले हैं उसको आप फॉलो कीजिए, ठीक है। अब कुछ और बेनिफिट्स बता देता हूं, कुछ बच्चे इसमें भी सेटिस्फाई नहीं हुए, थोड़े और बेनिफिट्स बता देता हूं भाई, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स तो सुना होगा आपने, क्या होता है? मतलब कि आपकी सोचने की क्षमता, आप कितना क्रिटिकली सोच सकते हो, क्या आप पॉइंट्स ला सकते हो, कितना आप डीप जा सकते हो, जितना आप एनालाइज कर सकते हो, वो सब डेवलप करता है न्यूज़पेपर, ठीक है। एक साल, जस्ट 1 ईयर आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ के देख लो, ये सब डेवलप आराम से हो जाएगा एंड आपको एक साल बाद इसका रिजल्ट अपने आप दिख जाएगा। आपकी एनालिटिकल एबिलिटी बन जाएगी, एनालिसिस करने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी, प्रोज एंड कॉन्स आप देखोगे, चीजों को आप ब्लैक और वाइट में नहीं देखोगे, आप ग्रे में देखना शुरू कर दोगे, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स देखना शुरू कर दोगे चीजों के, आपके ओपिनियंस डेवलप होंगे और बैलेंस्ड व्यू पॉइंट डेवलप होगा। सो न्यूज़पेपर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इतनी इंपॉर्टेंस मैं क्यों बता रहा हूं, क्यों आप लोगों का दिमाग खा रहा हूं, ताकि आप लोगों को पता चले कि न्यूज़पेपर पढ़ना इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज विच यू नीड टू प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस, ठीक है। चलिए, अब ये देख लो आप क्रिटिकल थिंकिंग में क्या क्या आता है। रिसर्च स्किल्स आ जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आ जाती है आपकी, डिसीजन मेकिंग, आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा आप अगर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। एंड ये हर स्फेयर ऑफ लाइफ में मैं कह रहा हूं, जस्ट नॉट इन प्रिपरेशन। आप ओवरऑल देखिएगा आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, आपको इतनी चीजें पता चल जाएंगी कि आपको मतलब आप तो मतलब अपने आप को नेक्स्ट लेवल समझना शुरू कर दोगे। क्रिएटिविटी, ऑब्वियस है, कुछ समझाने की इसमें जरूरत नहीं है, क्रिएटिव आप वैसे ही हो बच्चे, ठीक है, आजकल के। एंड और क्रिएटिव हो जाओगे, न्यूज़पेपर पढ़ के पता चलता जाएगा दुनिया में क्या चल रहा है। ऑल्सो इट स्टिम्युलेट्स योर क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी होती है ना कि दुनिया में चल क्या रहा है, हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हैं तो क्यों गए हैं कहीं पर, फॉरेन कंट्री क्यों विजिट कर रहे हैं, बार बार क्यों जाते रहते हैं। सब कुछ पता चलता रहेगा आपको न्यूज़पेपर पढ़ते रहोगे तो, ठीक है। चलिए, ये है द हिंदू न्यूज़पेपर ऑफ 11th जनवरी, ठीक है। एक बार देख लो, ये मैंने लगाया उन बच्चों के लिए जिन्होंने न्यूज़पेपर हिंदू कभी देखा नहीं है। ऐसा दिखता है बच्चों न्यूज़पेपर द हिंदू, ठीक है। ये रोज आपने पढ़ना है, अगर खरीद नहीं सकते तो ऑनलाइन पीडीएफ्स मिलती हैं, पीडीएफ्स डाउनलोड कर लो, ठीक है। पीडीएफ्स डाउनलोड कर लो, कोई ना कोई चैनल पे आपको गूगल पे सर्च कर लो, मिल जाएगी पीडीएफ्स, ठीक है। पीडीएफ्स पढ़ लो, पहले ये वीडियो देखो, देन न्यूज़पेपर पढ़ो, ठीक है। और एक और चीज बता देता हूं आप सबकी हेल्प के लिए, डेली 45 to 50 मिनट्स लगने चाहिए न्यूज़पेपर पढ़ने में, या मैं तो कहता हूं 40 minutes to 45 minutes लगने चाहिए। एंड इसको आहिस्ता आहिस्ता करके 30 मिनट्स में ले आओ, ठीक है। इसको आहिस्ता आहिस्ता करके आपने लाना है 30 मिनट्स में, कि 30 मिनट्स में डेली आपका न्यूज़पेपर फिनिश हो जाना चाहिए। ये वीडियो आप 20 मिनट्स में फिनिश कर लो, ठीक है। थोड़ा 1.5x कर लो, 1.25x कर लो, 20 मिनट्स में ये खत्म कर लो। 50 मिनट्स में आपकी या 1 घंटे में आपका न्यूज़पेपर का एक्सरसाइज पूरा हो जाना चाहिए। उसके बाद रखिए साइड पे न्यूज़पेपर को, करंट आप अपडेटेड हो गए, अब अपने कोर सिलेबस पे फोकस कीजिए, ठीक है। सो ये है।
अब थोड़ा बता देता हूं, ये सबसे पहली न्यूज थी न्यूज़पेपर की। यूनियन कार्बाइड जो कंपनी है, उसने और पैसे देने से मना कर दिया है। भोपाल गैस ट्रेजेडी आपको याद होगी, उसके लिए ये कंपनी रिस्पॉन्सिबल थी। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी ना, गैस लीक हो गई थी, पता नहीं कितने थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड। ठीक है, सो उनका कोई डिस्प्यूट चल रहा है। सो पहला इशू ये है। बट हमने क्या करना है, हमने यूपीएससी और आपका जो जेकेपीएससी है, ठीक है, उसके सिलेबस के हिसाब से, दोनों का सेम सिलेबस है, उसके पैटर्न के हिसाब से हमने करंट अफेयर्स फॉलो करने हैं। हर एक न्यूज नहीं पढ़नी कि कितना मतलब गोल्ड का प्राइस कितना ऊपर जा रहा है, स्टॉक मार्केट कितनी नीचे जा रही है, वो सब इररिलेवेंट चीजें हैं। अगर आप कुछ दिन कुछ महीने ये सीरीज फॉलो करोगे, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या करना है। उसके बाद आप न्यूज़पेपर उठाओगे, आपको वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये करना है एंड ये करना है। ठीक है, आसान सी बात है। चलिए अब शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आज हम कवर करने वाले हैं, जो आज के न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हुए हैं। जल्दी जल्दी से एक बार समरी बता देता हूं टॉपिक्स की, उसके बाद एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। या फिर एक बार आप पढ़ लो डिटेल में, हम सीधा शुरू करते हैं टॉपिक में। जो ये जोशीमठ लैंड सब्सिडेंस है, जो उससे शुरू करता हूं डायरेक्ट। ठीक है, सो बच्चों अब लैंड सब्सिडेंस पढ़ो। क्या मतलब समझ आता है इससे, कि लैंड मतलब धरती का पीस, सब साइड हो गया मतलब नीचे गिर गया, तो लैंड सब्सिडेंस मतलब समझ आ गया। जोशीमठ बेटा एक जगह है, ठीक है, एक ट्रांजिट पॉइंट है जो रास्ते में आता है जब आप बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जा रहे होते हैं। तो उधर लैंड सब्सिडेंस हो गया एंड उसके बाद क्या हुआ, पैनिक एंड प्रोटेस्ट स्टार्टेड। लोकल पॉपुलेशन प्रोटेस्ट करने लगी, पैनिक हो गया बिकॉज गवर्नमेंट ने थोड़ा मतलब लैक्स लैक्स एटीट्यूड रखा। ठीक है, सो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पैनिक हो गया है। वो आपके ये मेंस में काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप इसको एज अ एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ गया, उसमें आप इसको एज अ एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। या फिर आपके GS1 में इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमिना है, उसमें आप इसको डाल सकते हो। एंड इससे आपको पता चल गया कि आपने लैंड सब्सिडेंस टॉपिक प्रिपेयर करना है बेटा। आपका जो स्टैटिक है उसमें लैंड सब्सिडेंस टॉपिक आपने प्रिपेयर करना है अच्छे से, बिकॉज न्यूज में है। ओके, एंड एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का तो पार्ट है ही है, कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, जो डिजास्टर्स बढ़ रहे हैं, मैनमेड डिजास्टर्स बढ़ रहे हैं, वो सब। ठीक है, सबसे बड़ी चीज, इधर नाम एक आ रहा है जोशी मठ। ठीक है, जोशी मठ। ठीक है, प्रीलिम्स में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज लोकेशंस पूछी जाती हैं प्रीलिम्स में, नियर बाय माउंटेन्स पूछे जाते हैं, रिवर्स पूछे जाते हैं। तो वो एक बार आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। अपनी एटलस खोलो, एटलस आपके पास होनी चाहिए बेटा, एक एटलस खरीद के रख लो। ठीक है, ऑक्सफोर्ड की आती है या कुछ ब्लैक स्वॉन करके आती है, एटलस खरीद लो एक, एंड उसमें लोकेशंस मार्क करते जाया करो जो जो न्यूज़पेपर में आए। ठीक है, जो मैं इधर बताता रहूंगा उसमें लोकेशन मार्क करते रहो डेली बेसिस पे। ओके, चलिए अब ये एक मैंने पिक्चर ढूंढी है बहुत प्यारी सी आपके लिए, कि लैंड सब्सिडेंस होती क्यों है, व्हाट कॉजेज लैंड सब्सिडेंस। फर्स्ट इज रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। जो मिनरल्स होते हैं हमारी धरती के अंदर, फॉर एग्जाम्पल कोल, ठीक है, उसको जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उस प्रोसेस में लैंड सब्साइड हो सकती है। या फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल लोड हो जाए, बहुत सारी आपने फ्लैट्स बना दिए, बिल्डिंग्स बना दिए, लैंड सब्साइड कर जाएगी। ठीक है, टेक्टोनिक मूवमेंट्स, जो हमारे धरती के अंदर जो प्लेट्स हैं उसकी जब मूवमेंट हो रही है तो लैंड सबसाइड कर सकती है। ठीक है, कभी इरेगुलर मूवमेंट्स हो गई। देन मेल्टिंग ऑफ आइस शीट्स, ये जब आइस कैप्स मेल्ट करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो एकदम बहुत सारा वाटर आता है, तो लैंड उसमें भी सबसाइड कर सकती है। समझ रहे हो? ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इसको कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे समझो एंड मेंस में ये काफी हेल्प करेगा। ओके, नाउ कमिंग टू डिफरेंट न्यूज, ये जो दिल्ली का बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है। ठीक है, कि सिविल सर्वेंट्स को लेकर लड़ाई हो रही है बेटा। सिविल सर्वेंट्स को लेके दिल्ली गवर्नमेंट बोल रही है कि सिविल सर्वेंट्स हमें दे दीजिए, ब्यूरोक्रेट्स हमें पावर दे दीजिए, हमारी जो दिल्ली है उसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उनके ऊपर हमें पावर दे दीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है नहीं भाई, दिल्ली तो नेशनल कैपिटल है, उसमें ब्यूरोक्रेट्स को हम कंट्रोल करेंगे,
आपको कैसे पावर दे दें? तो फिर ये केस चल गया कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस पे हेयरिंग हो रही है। सो आपको बॉल बाय बॉल कमेंट्री करने, बॉल बाय बॉल कमेंट्री देखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आप जस्ट एक बार पूरा न्यूज का कंक्लूजन आ जाए, आप तब उसको पढ़ेंगे अच्छे से। तो अभी मैंने जस्ट आपको बता दिया कि ये प्रोसेस है, दिल्ली में ये हो रहा है, ठीक है। अब दिल्ली का हम ब्रीफ सा कुछ पढ़ लेते हैं। एक बहुत ही मतलब मैं आपको दिल्ली के बारे में कुछ चीजें बता देता हूं जो कि एग्जाम में पूछी भी जा चुकी हैं एंड पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले तो बेटा ये पॉलिटी में आर्टिकल याद कर लो आप। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बिकॉज ये डील करता है फॉर स्पेशल प्रोविजंस फॉर दिल्ली, ठीक है। आपके प्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, एंड मेंस में तो आपको अगर दिल्ली के ऊपर क्वेश्चन आ गया, ये आर्टिकल लिखना ही लिखना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलने वाले। सो ये आर्टिकल के बिना हम क्वेश्चन नहीं करेंगे दिल्ली वाला, ठीक है। सो ये आर्टिकल याद कर लो, 239 ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट इंक्लूड्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर दिल्ली, ठीक है। अब दिल्ली पहले तो यूटी था, ठीक है। अब दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है जिसका नाम है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, एनसीटी, ठीक है। ये कब मिला था? 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991। जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इनैक्ट हुआ था, तो दिल्ली यूटी को बना दिया गया था नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दैट इज एनसीटी ऑफ दिल्ली, ओके। एंड उसमें एडमिनिस्ट्रेटर किसको रखा था? लेफ्टिनेंट गवर्नर को, एलजी को, जिसका आजकल काफी लड़ाई होती रहती है ना चीफ मिनिस्टर के साथ। सो वो इसके अंडर आया था, 49th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं, इसके अब इसको अपने नोट्स में जरूर इंक्लूड कर लो। बट लक्ष्मीकांत में ये होगा ही, सो लक्ष्मीकांत में इसको एक बार हाईलाइट कर लो, ठीक है। अब एक और चीज बता देता हूँ, वो शायद लक्ष्मीकांत में ना हो बिकॉज बहुत रिसेंट है। सो एक ये न्यू एक्ट पास हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट एक्ट 2021। ये रिसेंट गवर्नमेंट ने पास किया है, एंड इसके ऊपर भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी दिल्ली में। कंट्रोवर्सी मतलब हर हफ्ते न्यू कंट्रोवर्सी होती है, ठीक है। सो एक ये कंट्रोवर्सी हुई थी। इसमें ये एक्ट क्या कहती है? ये कहती है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का मतलब क्या? नॉर्मली गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर कंट्री के हिसाब से। और स्टेट में गवर्नमेंट क्या होती है? चीफ मिनिस्टर। बट इन्होंने बोला कि दिल्ली में गवर्नमेंट वुड मीन लेफ्टिनेंट गवर्नर, नॉट चीफ मिनिस्टर, जबकि दिल्ली का अपना चीफ मिनिस्टर भी है। बट इस एक्ट ने बोल दिया कि गवर्नमेंट मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो बस टसल शुरू हो गया, ठीक है। अब इन्होंने इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली, डिस्क्रिशनरी पावर्स दे दी लेफ्टिनेंट गवर्नर को, इवन इन द मैटर्स कंसर्निंग लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब कि जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी इंपावर्ड है लॉज बनाने के लिए, मतलब इलेक्टेड गवर्नमेंट, उसके ऊपर भी पावर किसको मिल गई? लेफ्टिनेंट गवर्नर को, बिकॉज ऑफ दिस अमेंडमेंट एक्ट 2021 का जो है। सो ये अपने नोट्स में अपडेट कर लो, अगर नोट्स बनाए, नहीं बनाए तो बना लो, ठीक है। बहुत टाइम है अभी, सो आराम आराम से करेंगे। अब दिल्ली का आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये एक आर्टिकल मैंने हिंदू का लिखा इधर मतलब चिपकाया है। किसके बारे में आपको बता रहे हैं? ब्लैक बक के बारे में। ये बहुत न्यूज में आपने सुना होगा, बिकॉज ऑफ सलमान खान। उनका केस चल रहा है, इस ब्लैक बक का ही केस चल रहा है, जिसके लिए वो थोड़ी देर जेल भी गए थे, एक दो दिन, ठीक है। सो ब्लैक बक के ऊपर आज आर्टिकल आया है, एंड इंडिया में ब्लैक बक इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट बिकॉज ऑफ सलमान खान, बट ऐसे भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज काफी इसकी पॉपुलेशन कम हो गई है इंडिया में। सो अब कुछ कुछ इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। एक ये दिया हुआ है कि, ये आप पढ़ लो एक बार, ठीक है। व्हाइट मेल्स हैव कॉक स्क्रू शेप्ड हॉर्न्स, ठीक है, ये ब्लैक बक का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। देन ब्लैक टू डार्क ब्राउन कोट्स, द फीमेल्स आर फॉन कलर्ड, द एनिमल्स आर मेनली सीन इन थ्री ब्रॉड क्लस्टर्स, वो है सदर्न, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न रीजन्स। ये आपने एक बार पढ़ लिया, ओके, ठीक है। अब एक चीज पढ़िए कि ब्लैक बक इज prohibited, hunting of black buck is prohibited under
शेड्यूल वन क्या है एनवायरनमेंट में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने ये पढ़ना ही पढ़ना है, ये एक्ट भी आपने एनवायरनमेंट में डिटेल में पढ़नी है। एक एक शेड्यूल पढ़ना है इस एक्ट का। 6 शेड्यूल्स हैं इस एक्ट के। आपको हर एक शेड्यूल की जानकारी होनी चाहिए कि शेड्यूल क्या कहता है। सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 की है, जो इंडिया में सारी वाइल्ड लाइफ को मॉनिटर करती है ये एक्ट, उसके अंडर क्या है कि प्रोटेक्शन मिली है शेड्यूल वन में। शेड्यूल वन मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन पूरी कंट्री में। जिस एनिमल को मिली है वो कौन है? ब्लैक बक। ओके। सो मतलब इसको कोई हंट नहीं कर सकता है। अगर हंट कर भी दिया किसी ने, सो उसको जेल टर्म मिलेगा और फाइन मिलेगा, जेल भेज दिया जाएगा उसको। इतना इंपॉर्टेंट है ब्लैक बक इस कंट्री में। ओके। आईयूसीएन स्टेटस एक बार देख लो, लीस्ट कंसर्न्ड है। मतलब वर्ल्ड के लिए ब्लैक बक इज नॉट अ कंसर्न, बट इंडिया ने इसको शेड्यूल वन में डाला है। ओके। अब देख लो इसका हैबिटेट कहाँ कहाँ पे मिलता है। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, ये भी एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में, कायमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार में, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, एंड रणथंबोर नेशनल पार्क इन राजस्थान। ठीक है। ये छोटा सा ही था, इसमें बस इतना ही करने की जरूरत है, ज्यादा कोई डीप पीएचडी करने की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है। चलो, ये है ब्लैक बक। मैंने सोचा एक बार आपको दिखा भी दूं, ताकि माइंड में आपके फोटो बन जाए। एक फोटोग्राफिक मेमोरी भी होती है, सो फोटो बन जाए, आपको पता चल जाए कि ब्लैक बक दिखता कैसा है। ठीक है। अब करते हैं मेन टॉपिक पे आते हैं। अब शुरू करते हैं मेन टॉपिक, जिसमें सबसे ज्यादा मजा आने वाला है पढ़ने में। रशिया यूक्रेन वॉर। हाँ, वॉर का नाम सुनते ही तो वैसे खुश हो जाते हैं बच्चे कि सर हाँ वॉर के बारे में बताओ, वॉर के बारे में बताओ, वॉर के बारे में जानना है हमने। सो यूक्रेन और रशिया का वॉर हो रहा है, आपको सब पता है। एंड रशिया ने इन्वेजन लॉन्च की है यूक्रेन के अगेंस्ट। एंड किस डेट को लॉन्च की थी, डेट भी आप देख लो एक बार, 24 फेब 2022। इस डेट को रशिया लॉन्च द फुल फ्लेजेड इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। अब इसकी हिस्ट्री क्या है, थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी आप खुद पढ़िएगा। इसका पूरा इंटरनेशनल रिलेशन की जो बुकलेट आती है उसमें पूरा एक्सप्लेन किया होगा, बट मैं आपको बता देता हूँ। आपने नाम सुना होगा यूएसएसआर। ठीक है। अब यूएसएसआर क्या था? एक सोवियत रिपब्लिक थी 1991 से पहले। मतलब इट वाज अ अमेलगमेशन ऑफ वेरियस रीजन्स। ठीक है। यूरोपियन साइड में। ओके। मेनली ईस्टर्न यूरोपियन साइड में। ओके। वेस्टर्न यूरोप आपका आ गया यूके वगैरह। ठीक है, यूके एंड ऑल दोस कंट्रीज। सो ईस्टर्न यूरोपियन साइड में एक यूएसएसआर करके जगह थी। एंड इसकी लड़ाई किससे चलती थी? यूएसए से। किससे? यूएसए से। ओके। 1991 में क्या हुआ? यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, मतलब खत्म हो गया। ओके। डिसइंटीग्रेशन के बहुत सारे रीजंस थे, बट उसमें हम अभी नहीं जाएंगे, बट डिसइंटीग्रेट हो गया। अब डिसइंटीग्रेट होके उसमें से निकल के आए यूक्रेन और रशिया। और भी बहुत सारी कंट्रीज जो आसपास हैं वो भी आई, बट यूक्रेन और रशिया भी यूएसएसआर से निकल के आए। एंड रशिया सबसे बड़ी कंट्री थी, तो रशिया जाहिर है मतलब यूएसएसआर को रिप्रेजेंट करता है अभी भी। तो 1991 के बाद 1991 के बाद कोल्ड वॉर खत्म हो गया, बट रशिया और यूएसए में आज भी शुरू है कोल्ड वॉर। शुरू नहीं, मतलब जारी है कोल्ड वॉर। मतलब उसको फॉर्मली उन्होंने टर्म नहीं किया हुआ, बट लड़ते रहते हैं एक दूसरे से। ठीक है। रशिया एंड यूएस न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं दोनों, तो आपस में मतलब धमकियां देते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, यूएस की एक ऑर्गेनाइजेशन है नेटो। बहुत ध्यान से समझना इसको, बहुत आराम से समझा रहा हूं, एंड बहुत ही आपको हेल्प होने वाली है जब आप बुक रीड करोगे तो इसलिए इधर समझ लो। यूएस की एक ऑर्गेनाइजेशन है नेटो। वो क्या कहती है, उसमें जो कंट्रीज है, नेटो में ना कंट्रीज होती हैं, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। उसमें कंट्रीज होती हैं, फॉर एग्जाम्पल कनाडा है एंड यूएस है। तो यूएस क्या कहता है कि जितनी भी कंट्रीज है नेटो में, उसमें से अगर किसी के ऊपर भी हमला हो गया, तो इसका मतलब वो पूरे नेटो के ऊपर हमला है। सो हम सारे मिलके उस कंट्री को सपोर्ट करेंगे। क्या करेंगे? सपोर्ट। अब क्या हुआ,
यूक्रेन को नेटो से इनवाइट आने लगे। यूएस बोलने लगा आप ज्वाइन कर लो नेटो, एंड यूक्रेन भी इंटरेस्ट दिखाने लगा। बट रशिया ने बोला हुआ था कि हमारे आसपास हमारी नेबरिंग जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें आप नेटो, उसमें से कोई कंट्री आप नेटो में ज्वाइन नहीं कर सकते। बिकॉज नेटो में ज्वाइन करने का मतलब कि यूएस अपने ट्रूप्स भेज देगा यूक्रेन में, एंड अगर यूक्रेन में ट्रूप्स भेज दिए तो रशिया की नेशनल सिक्योरिटी हो जाएगी कॉम्प्रोमाइज। तो रशिया ये चाहेगा कभी? नहीं चाहेगा। तो इसीलिए जब ये हाथ से बाहर निकल गई बात, देन रशिया लॉन्च्ड अ फुल फ्लेजेड इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। अंडरस्टैंड? बहुत ही एक स्टोरी, सिंपल स्टोरी फॉर्म में मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, इससे अच्छा एक्सप्लेनेशन, अच्छा तो नहीं मैं बोलता, बट इससे इजी वे में आई डोंट थिंक आपको कोई समझा सकता है एक स्टोरी फॉर्मेट में। ठीक है, नाउ रशिया ने, ये मैंने आपको बता दिया कि डिमांडेड अ बैन ऑन फर्दर एक्सपेंशन, ये पूरी मैंने स्टोरी आपको एक्सप्लेन कर दी, एक बार आप स्लाइड पढ़ लो। ठीक है, पॉज करके। ओके, अब एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? सर ये स्टोरी तो आपने बता दी, बट एग्जाम में क्या पूछेंगे? एग्जाम में बेटा आईआर सेक्शन है आपका, इंटरनेशनल रिलेशन, वो है जीएस 2 में, और प्रीलिम्स में भी आपके आईआर के क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर्स बेस्ड। तो दोनों में ये पूछा जा सकता है। ठीक है, मैंने ये डायग्राम डाली ही इसलिए है कि प्री में अगर क्वेश्चन आ गया कि कीव कहां पर है, क्राइमिया पेंसुला कहां पर है, तो आपको पता चल जाए, इसलिए इस मैप को अच्छे से देखो। ओके, अब हम पढ़ेंगे इम्प्लीकेशंस ऑन इंडिया, क्योंकि एग्जाम में यही पूछेंगे। जीएस 2 में अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आईआर का, तो वो पूछा जाएगा इंडिया स्पेसिफिक, कि इंडिया का क्या रोल है उसमें, इंडिया को कैसे इंपैक्ट होगा उस चीज का। सो वो हमने पढ़ना है। अब मैं एक और स्टोरी बताता हूं आपको कि इंडिया क्या है। इंडिया है न्यूट्रल। ठीक है, क्या है? न्यूट्रल। मतलब इंडिया ना इस साइड है ना इस साइड है, ना यूएस की साइड है ना रशिया की साइड है। इंडिया बोलता है हमें रहने दो इंडिपेंडेंट, हमें रहने दो न्यूट्रल, हमें मत बताओ कि हमें किस साइड जाना है। सो इसलिए इंडिया का काफी मतलब एक बैलेंस्ड रोल हो जाता है इसमें, एंड इंडिया अपने आप को अडाप्ट करता रहता है सिचुएशन के हिसाब से। इसीलिए नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का भी आपने नाम सुना होगा, नाम, वो इसी के रिलेटेड है कि हम किसी से अलाइन नहीं होंगे। ठीक है, कई किसी साइड, ना यूएस की साइड अलाइन होंगे ना रशिया की साइड अलाइन होंगे। सो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इसमें इंडिया फाउंडर था। ओके, अब ये सारी स्लाइड आप पढ़ लेना कि इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है इसका, एंड इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया। इंडियन डायस्पोरा को काफी ये मतलब प्रॉब्लम्स हुई थी, आपको पता होगा। हमारे कितने स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ने गए हुए हैं। ठीक है, उनको कितनी प्रॉब्लम्स हुई थी। मेडिकल स्टूडेंट्स अभी भी वो इंडिया में ही है, अपनी स्टडीज कंप्लीट नहीं कर पाए। एंड इंडिया ने एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी थी, ये स्टेटमेंट आप अपने डायरेक्टली आंसर्स में कोट कर सकते हैं, that India called for a peaceful resolution of the situation through sustained diplomatic efforts। मतलब डिप्लोमेटिक एफर्ट से आप पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ जाइए, फॉर लॉन्ग टर्म पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन एंड बियॉन्ड। इंडिया ने ये कहा है। सो इंडिया इज ऑलवेज प्रोपोगेटिंग पीस एंड स्टेबिलिटी एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। इंडिया का ये रोल है। ओके, सो आई होप आपको अभी तक की स्टोरी, अभी तक का फंडा समझ आ गया होगा। नाउ कमिंग टू डिफरेंट टॉपिक, एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, रिमोट वोटिंग। रिमोट वोटिंग, ठीक है, रिमोट वोटिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप जम्मू के हैं, ठीक है, आप गए हैं दिल्ली पढ़ने के लिए। अब पीछे आपके हो गए जम्मू में इलेक्शंस। अब आप वोट करने तो जाओगे नहीं, स्पेसिफिकली इतने अच्छे सिटीजन तो हो नहीं। तो सरकार ने क्या बोला कि आप दिल्ली में बैठे बैठे जम्मू के इलेक्शन में वोट कर लो। ठीक है, उसको उन्होंने कह दिया रिमोट वोटिंग, कि रिमोटली आप वोट अपना डाल सकते हो जिस स्टेट में आप रहते हो या जिस जगह आप रहते हो। सो रिमोट वोटिंग का कंसेप्ट आ गया, एंड ये इलेक्शन कमीशन ने कहा।
इलेक्शन कमीशन क्या है? इलेक्शन कमीशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी कंट्री में इलेक्शंस कराती है। ओके, एंड ये कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है? एक छोटी सी एग्जांपल है बस, ये ज्यादा कोई लंबा टॉपिक नहीं है। ये यूज हो सकता है GS2 की पॉलिटी में। अब इसमें आई लिख दिया है गलती से, वाई आएगा। गवर्नेंस में यूज कर सकते हो इसको। गवर्नेंस का कोई क्वेश्चन आया, ई गवर्नेंस का, उसमें ये एग्जांपल डाल दो। GS4 एथिक्स एडमिनिस्ट्रेशन में कोई आ गया, उसमें डाल दो। ऐसे में कुछ यूज कर ली एग्जांपल्स। ऐसे में एक एग्जांपल की लिस्ट भी बनानी होती है, वो आपको किसी और दिन बताऊंगा। ठीक है, सो वो कर सकते हो। सो ये टॉपिक हो गया कवर। ठीक है, इतना ही इसको टॉपिक को देना है, ज्यादा जरूरत से ज्यादा भी इंपॉर्टेंस नहीं देनी। अब सर जी एंड मैडम जी, ये एक आ जाता है टॉपिक सेम सेक्स मैरिज। इसके ऊपर एडिटोरियल आया हुआ है हिंदू में, एक बार आप पढ़िएगा। जो मैं आपको कह रहा था ना, आप अपने ओपिनियंस डेवलप करोगे, वो आप ऐसे टॉपिक से ही करोगे कि इसमें अगर आपका कोई इस साइड का ओपिनियन होगा, आप एडिटोरियल पढ़ोगे इस साइड का, तो आपका ओपिनियन इधर डेवलप हो जाएगा सेंटर में। सो इसीलिए ओपिनियंस डेवलप होंगे, एक वाइड वेराइटी ऑफ टॉपिक्स पढ़ेंगे आप न्यूज़पेपर से। ओके, सो फर्स्ट इज सेम सेक्स मैरिज। अब सेम सेक्स मैरिज न्यूज में क्यों है? बिकॉज बहुत सारे इसको लेके प्रोटेस्ट हो रहे हैं। LGBTQ कम्युनिटी है, वो प्रोटेस्ट कर रही है कि सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर दिया जाए इंडिया में। ठीक है, अब याद रखिए, इंडिया में सेम सेक्स मैरिज इज नॉट अलाउड अभी। ठीक है, इंडिया में इट इज नॉट अलाउड, ये याद रखिएगा। एज ऑफ जनवरी 2023 इंडिया में सेम सेक्स मैरिज इज नॉट अलाउड। ओके, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, एक मैं स्टोरी बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक जजमेंट दी थी जिसमें दे डीक्रिमिनलाइज्ड होमोसेक्सुअलिटी। उससे पहले होमोसेक्सुअलिटी वाज अ क्राइम इन इंडिया, बट दे डीक्रिमिनलाइज्ड इट इन 2018। ओके, एंड हेल्ड, उन्होंने बोला था कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन एडल्ट्स ऑफ सेम सेक्स was unconstitutional. So criminalization was unconstitutional, decriminalize कर दिया उन्होंने। अब इसके बाद waves of petitions आ गई सुप्रीम कोर्ट के पास कि सेम सेक्स मैरिज को भी आप प्लीज अलाउ कर दो। अब मैरिजेस कैसे चलती हैं इंडिया में? मैरिजेस आर गवर्न्ड थ्रू स्पेशल मैरिजेस एक्ट 1954, एंड इस एक्ट में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने प्रोविजंस बनाए हैं जिन प्रोविजंस के थ्रू आपकी इंडिया में सारी मैरिजेस मतलब गवर्न होती हैं। ओके, सो ये मैंने एक छोटा सा फैक्ट बता दिया, ये आपके प्रीलिम्स में भी यूज हो सकता है एंड मेंस में भी। ऑल्सो वन मोर थिंग, राइट टू मैरी इज नॉट एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज्ड एज अ फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। मतलब कोई आपको एमसीक्यू आ गया कि राइट टू मैरी कौन सी राइट है, तो इतना बता दूं कि फंडामेंटल राइट तो नहीं है और आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी नहीं है। फंडामेंटल राइट मतलब जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ फंडामेंटल राइट प्रेजेंट हो, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मतलब जो आपके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी प्रेजेंट हो। ठीक है, सो राइट टू मैरी इज नाइदर ऑफ दीज। ओके, सो राइट टू मैरी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट्स नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब एक और चीज, अब इसमें आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कैसे डेवलप करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप सोचिए, एक बार बैठिए सोचिए कि आप सेम सेक्स मैरिज के अगेंस्ट हैं या फेवर में हैं, ये सोचो। देन अगेंस्ट के पॉइंट्स लिख लिए। अब देन अपने माइंड को बोलो कि अब फेवर के लिए भी पॉइंट सोचे, एंड खुद सोचिए पॉइंट्स। इससे आपका ओपिनियन एंड क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगा। इससे आप एनालाइज करना सीखेंगे, एनालिसिस सीखेंगे आप, एंड ये आपकी आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ओके, सो ये एक प्रैक्टिस कीजिए आप। अभी ये वीडियो खत्म होगा तो एक बार करिएगा प्रैक्टिस, भूलिएगा मत। चलिए, अब सेम सेक्स मैरिज कर लिया, ज्यादा इसको और पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आ जाता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप्स। ठीक है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशनशिप्स, ये अब न्यूज में क्यों है? बिकॉज ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया जल्दी आने वाले हैं, एंड उसमें एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात हो रही है। ठीक है, इकोनॉमिक पार्टनरशिप इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की। अब वो मैं आपको बता देता हूं, ये आप पढ़ रहे होगे। ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, ECTA। ठीक है, ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में नेगोशिएशंस चल रही हैं फॉर दिस ECTA टू बूस्ट एंड encourage ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज। ओके, नाउ
ट्रेड इन व्हाट? ट्रेड इन गुड्स। गुड्स में ये सारी चीजें आ गई, ऑस्ट्रेलियन कोल, मिनरल ओर्स, या जेम्स एंड ज्वेलरीज, लेदर, फूड एंड फार्म, वो सब चीजें। या ट्रेड इन सर्विसेज, जो इंडियन स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलियन फर्म्स इंडिया में आना चाहती हैं, कम्युनिकेशन सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, इंजीनियरिंग सेक्टर में, उसके लिए ये ईसीटीए की बात चल रही है। बस इतना पता होना चाहिए। बाकी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस की हम एक डिटेल्ड वीडियो बाद में करेंगे, जब प्राइम मिनिस्टर चले जाएंगे वापस, तब सब कुछ डिसाइड हो जाएगा, देन एक ही बार हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस की वीडियो करेंगे। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज ऑल्सो वेरी स्मॉल टॉपिक। बस आपको नॉलेज होनी चाहिए प्रीलिम्स के फैक्ट तक की, या फिर मेंस में इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आ भी सकता है, बट आप यूज करना सीखिए छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को अपने मेंस आंसर्स में। ठीक है, सो नाउ वन थिंग इज, सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसको कहते हैं हम असम अकॉर्ड। इसमें क्या था, जो राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट थी 1985 में, उन्होंने एक असम, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन है, वो बहुत ही एजिटेशन करी थी 6 इयर्स से। सो उन्होंने क्या किया, असम के साथ एक अकॉर्ड किया राजीव गांधी गवर्नमेंट ने, टू स्टॉप दिस एजिटेशन, और उसको एज अ सेक्शन 6A डाल दिया सिटीजनशिप एक्ट में, जो उनके साथ अकॉर्ड हुआ था। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि वी हैव टू रिव्यू दैट इज दैट अकॉर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉट। सो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी देखनी है सुप्रीम कोर्ट ने। बस आपको ये पता होना चाहिए कि सेक्शन 6 सिटीजनशिप एक्ट है, असम अकॉर्ड है, एंड कब हुआ था, 1985 में। इतना पता होना चाहिए अभी के लिए, बाद में कुछ डेवलपमेंट्स होगी तो डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, अब ये सारे टॉपिक्स हो गए। अब एक बार टॉपिक लिस्ट बता देता हूं कि सब कवर कर लिया। हाँ, तो जोशीमठ लैंड सब्सिडेंस कवर कर लिया, दिल्ली गवर्नमेंट कर लिया, ब्लैक बक भी कवर कर लिया, रशिया भी कर लिया, रिमोट वोटिंग भी कवर कर लिया, सेम सेक्स मैरिज भी, एंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस। एंड एक टॉपिक एक्स्ट्रा ही कवर कर लिया हमने, जो कि है ये वाला, हाँ, सिटीजनशिप एक्ट वाला। चलिए अब आज का फाइनल स्लाइड, एक क्वेश्चन है आपके लिए। इंडियन ब्लैक बक इज प्लेस्ड अंडर विच शेड्यूल ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972? शेड्यूल मैंने आपको बताए थे अच्छे से। अब इसमें से बताइए ब्लैक बक कौन से शेड्यूल में है। करेक्ट आंसर आपको मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, एंड आप भी बिना देखे कमेंट सेक्शन में करेक्ट आंसर लिखिए, एंड हम देखेंगे कितनों ने करेक्ट आंसर्स दिए। एंड रोज आई विल पोस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, कोशिश कीजिए उसको प्रैक्टिस करने की, एंड जो चीज नहीं आती उसको अपने नोट्स में डाल दीजिए, तभी आपकी प्रिपरेशन, मतलब ये आपकी प्रिपरेशन में एड करेगा। नहीं तो बस वीडियो देख ली, खत्म हो गया, देन ना आपको बेनिफिट होगा कोई, ना आपकी प्रिपरेशन में कोई सुधार आएगा। सो नोट्स में अपने डालते जाइए जो जो नया सीख रहे हैं। ओके, सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नया इनिशिएटिव है विंग्स आईएएस का, एंड हम लेके आते रहेंगे ऐसी वीडियोस आपके लिए और कंटेंट आता रहेगा, एंड आपके लिए ये डेली वीडियो आएगी। ठीक है, डेली सुबह हम वीडियो डाल देंगे आपके लिए, जो कि न्यूज़पेपर की होगी, द हिंदू की। एंड अगर आपकी और कोई डिमांड हो तो आप वो भी बताइए, वी विल ट्राई टू फुलफिल इट एज सुन एज पॉसिबल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी 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 प्रोडक्टिव एंड नाइस डे। ठीक है, थैंक्स अ लॉट।